अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम महानूर, हाउ आर यू बेटा? I'm fine. ओके बेटा, just give me a few seconds. I'm going to start the class in a while. Assalamu alaikum everyone. Beta, welcome to tutric.com, which is a free study platform for the students of O levels, matric, FSC and A levels. राइट, इसमें बेटा अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया और आपको इशू हो रहा है तो आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने इसको रजिस्टर कैसे करना है। आपने बेटा विजिट करना है www.tutric.com और वहां पर जाकर आपने साइन अप करना है। साइन अप करके आपने जो है अपने रेलेवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना है ऑफ योर क्लासेस। इफ यू आर डूइंग मैट्रिक तो मैट्रिक के ग्रुप्स में आप जाएंगे, एफएससी कर रहे हैं तो एफएससी के ग्रुप्स में जाएंगे, एंड इफ यू आर डूइंग ओ लेवल्स तो आप ओ लेवल्स के ग्रुप में जाएंगे। उसमें फर्दर यू विल फाइंड आउट डिफरेंट ग्रुप्स फॉर द सब्जेक्ट्स। राइट, उसमें बेटा यू विल फाइंड आउट द ग्रुप्स फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, आप उनको ज्वाइन करें। राइट, उसमें जो है यू विल फाइंड आउट द स्केड्यूल फॉर योर क्लासेस और उसमें बेटा आप लोगों को जो है डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी और उसके साथ साथ आपको बेटा रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी लेक्चर्स की, जो प्रीवियस लेक्चर्स आपके मिस हो गए। राइट, इसके अलावा अगर आपको फिर भी इशू हो रहा है ज्वाइन करने में क्लास तो आप जो है बेटा यहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं। राइट, तो आपको मजीद जो है वो गाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, आप जिन्होंने बेटा अभी ज्वाइन किया है और उनको मैं बताती जाती हूँ कि आई एम बेटा मिसबा अशरफ एंड आई विल बी टेकिंग बायोलॉजी क्लासेस फॉर ओ लेवल्स for those students who are going to appear in exams in this 2022. राइट, तो हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम क्विकली सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम पेपर्स भी सॉल्व करते हैं जितना भी पॉसिबल होता है और इन द एंड वी हैव प्लान कि हम मैक्सिमम पेपर्स सॉल्व करेंगे ताकि स्टूडेंट्स का जो है वो फायदा हो जाए। उनकी जो क्वेरीज है वो भी हम यहाँ पे आंसर करते हैं। राइट, तो हमने बेटा ऑलमोस्ट 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड वी हैव स्टार्टेड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमने हाफ जो था लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था और आज जो है हम इसका रिमेनिंग कंप्लीट करते हैं, जो टॉपिक्स रह गए हैं उसके बाद फिर हम इसके पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। राइट, चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते रहेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में बेटा हमने लंग्स तक कर लिया था। राइट, हमने ये कर लिया था, ओके स्ट्रक्चर कर लिया था एंड देन वी आल्सो स्टडीड अबाउट द लंग्स। ठीक है, लंग्स हमने कर लिए थे। मानो बेटा आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग्स, आप प्ले बैक्स में देख लेना अगर आपके कुछ टॉपिक्स मिस हो गए हैं तो। राइट, अच्छा इसमें जो है चलें ठीक है, नेक्स्ट जो बेटा पार्ट है दैट इज द रिब्स। हम इसमें रिब्स करते हैं। ओके अच्छा चलें बेटा, अब रिब्स क्या है आपको यहाँ पर विजिबल होगा इन डायग्राम। यहाँ पर आप देखें, ये जो है बेटा दीज आर द रिब्स। रिब्स क्या है? दीज आर द बोन्स विच आर प्रेजेंट इन योर चेस्ट कैविटी। ये जो है ठीक है, दीज आर 12 पेयर्स इन नंबर। ठीक है, 12 है, 12 ऑन वन साइड एंड 12 ऑन अदर साइड, टोटल आर द 12 पेयर्स। और ये फ्रंट पर जो है बेटा, फ्रंट पर ये अटैच होते हैं विद दिस बोन जिसको हम चेस्ट बोन या स्टर्नम भी बोलते हैं। दे आर अटैच्ड विद द स्टर्नम एंड स्टर्नम इज आल्सो नोन एज द चेस्ट बोन। इसको चेस्ट बोन भी बोलते हैं हम। ठीक है, फ्रंट पर ये इसके साथ अटैच होते हैं और बैक पर आप देखें, दिस इज द बैक साइड। डोर्सल साइड पर बेटा ये अटैच होते हैं, दे आर अटैच्ड विद द बैकबोन। राइट, डोर्सल साइड पर ये बैकबोन से अटैच है।
फ्रंट पर जो है ये चेस्ट बोन से या स्टर्नम से अटैच है। दे आर टोटल 12 पेयर्स, राइट। और टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 24 हो जाएंगे, या पेयर की हम बात करेंगे तो दे आर द 12 पेयर्स। अच्छा, इसमें बेटा आप देखिए कि ये जो लास्ट है, आपको लास्ट नजर आ रहे हैं, दे आर नॉट अटैच्ड विद एनी ऑफ द बोन एट द फ्रंट, ठीक है। अच्छा, आप देखें कि ये अटैच है विद द अपर रिब्स, ये देखें ना नीचे वाला, ये ऊपर वाली रिब के साथ अटैच है। आप ये सेकंड लास्ट देखें, दिस इज डैश विद द थर्ड लास्ट, ये ऊपर वाली बोन्स के साथ अटैच है या ऊपर वाले रिब्स के साथ अटैच है। कैन एनीवन लाइक टू आंसर मी कि ये ऊपर वाली बोन्स के साथ अटैच क्यों है और ये स्टर्नम के साथ अटैच क्यों नहीं है? कोई बेटा ट्राई करें, ठीक है। देन आई विल लेट यू नो व्हाट इज द रीजन। बट आप मुझे यहाँ पे बताएं कि ये ऊपर चेस्ट बोन के साथ अटैच क्यों नहीं है, एंड व्हाई दे आर अटैच्ड विद द रिब्स ऑफ द, या व्हाई दे आर अटैच्ड विद द अपर रिब। कोई ट्राई करें, आप ट्राई टू आंसर। अच्छा, ये बेटा ऊपर वाली बोन्स के साथ जो लास्ट पेयर है, ओके लेट्स सी समवन हैज आंसर्ड बिकॉज अदर ऑर्गन्स लाई इनसाइड दिस, यस ठीक है ना, ठीक है। अदर ऑर्गन्स आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड, ये भी रीजन है, ठीक है। और क्या रीजन हो सकती है? अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ, इसमें बेटा जो लास्ट है, आप देखें लास्ट जो है ये ऊपर वाली बोन्स के साथ अटैच है, और ये जो लास्ट बोन्स हैं, लास्ट टू बोन्स, ठीक है, लास्ट टू रिब्स जो है इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। दीज आर द फ्लोटिंग रिब्स, या हम इनको फ्री रिब्स भी बोलते हैं। दीज आर फ्री और फ्लोटिंग, फ्लोट कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको फ्री एंड फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक तो ये ऊपर अटैच है, फ्री है, दे आर नॉट अटैच्ड विद स्टर्नम, दे आर नॉट अटैच्ड विद स्टर्नम। और इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि बेटा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड रिलैक्स करना है, इसके साथ जो मसल्स अटैच हैं उन्होंने, ठीक है। तो जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो रिलैक्स करेंगे तो इन्होंने क्या करना है? चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है। अगर ये फ्रंट से भी स्टर्नम के साथ परमानेंटली अटैच हो जाएं तो उसमें क्या हो जाएगा? ये बेटा फिक्स हो जाएंगे एंड दे वॉन्ट बी एबल टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ये जो चेस्ट कैविटी है, ठीक है, यहाँ का एरिया इंक्रीज नहीं होगा, विच विल नॉट हेल्प इन taking in air and exhaling out air. So these are the free and the floating ribs. ये floating ribs हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये सारी ही रिब्स, ये फ्लोटिंग रिब्स भी इसके साथ ही ऐड होंगी when they are attached to the upper ribs। आप देखिए ना, यहाँ पर भी अटैच हैं, यहाँ पर भी अटैच हैं, ये वाले जितनी भी हैं, लास्ट ये 4 हम इसमें काउंट करते हैं, लास्ट जो 4 है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। लास्ट 4 को हम फोर्स रिब्स भी बोलते हैं। अच्छा, फोर्स वो रिब्स हैं बेटा विच आर अटैच्ड टू द अपर रिब। ये देखिए ना आप, ये वाला ऊपर वाली रिब के साथ अटैच है, दिस सेकेंड लास्ट इज अटैच्ड विद द थर्ड लास्ट। तो लास्ट जो 4 है इनको हम फोर्स रिब्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड विद द स्टर्नम। ये किसके साथ अटैच हैं? दे आर अटैच्ड विद द अपर रिब। अच्छा, इन 4 में से जो लास्ट 2 हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द फ्री एंड द फ्लोटिंग रिब्स। इसका रीजन ये है कि दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। यहां तक बेटा कोई इश्यू? अभी हमने अभी ही स्टार्ट किया है, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ठीक है। रिब्स के बारे में हमने पढ़ा है। रिब्स जो है दे आर 12 पेयर है, दे आर 12 पेयर इन नंबर, टोटल जो है दे आर 24, ठीक है। इसमें से मैंने आपको बताया है कि जो लास्ट हैं, लास्ट जो 2 हैं, जो लास्ट 4 हैं, ठीक है, उनको हम फोर्स रिब्स बोलते हैं बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टर्नम। और उन 4 में से जो लास्ट 2 हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स या फ्री रिब्स बोलते हैं बिकॉज दे increase the surface area of the thoracic cavity and they are also one of those 2 of those 4 ribs which are not attached to the sternum, right? चले, अब again there is another picture of the sling बेटा, this is respiration, ठीक है। जो रेस्पिरेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है ये वो है, इसको जो है आप देखें, अगर कोई इश्यू है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। अच्छा, इसका जो पीछे प्लेबैक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा अगर आपका कोई लेक्चर मिस हुआ है तो, ठीक है। एंड ऑल्सो आस्क प्लीज ज़ारा टू टेक द क्लास।
ठीक है, और आस्क हर टू सिट विद यू एंड यू बोथ कैन टेक द क्लास एट द सेम टाइम। अच्छा, अब बेटा इसमें आप देखें जो इम्पोर्टेंट चीज है, ओके, इसमें बेटा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो बोन्स होती हैं, बोन्स के बीच में आप देखें तो देयर आर मसल्स प्रेजेंट। ये बोन्स ऐसे फ्री नहीं होती, दे आर अटैच टू अवर बॉडी, या ये मसल्स के साथ अटैच होती हैं। तो अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे आगे पूछूंगी, आपने आंसर करना है। आप ये देखिए, ये आपको मसल्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, जैसे आप एक सिलेंडर चीज बनाते हैं, ठीक है, सिलेंडर, अच्छा ये देखें, दीज आर द टू सिलेंडर्स। इसमें आप देखें कि जो इनसाइड प्रेजेंट हैं, दीज आर द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। जो यहाँ पर आप देखें, ये वाले जो हैं, दीज आर डार्कर रेड इन कलर, दीज आर द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, राइट। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि इंटरनल और यही आपको नजर आ रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। Internal and external intercostal muscles help in attaching the ribs, ठीक है। रिब्स को जो है इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, आप देखें ये आपस में रिब्स को भी ज्वाइन करते हैं, और रिब्स को जो है विद स्टर्नम एंड रिब्स को जो है विद बैकबोन भी ज्वाइन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगर हमने इसको मजीद देखना हो तो आपने मुझे बताना है, आर दीज अंडरस्टूड और नॉट। जैसे बेटा हम ये हमने एक सिलेंडर ड्रॉ किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रिब है। तो आप देखिए रिब की बेटा, सिलेंडर की जो है ब्रॉड है, तो ये दो साइड होती हैं, ये वाली साइड भी है, ठीक है, और एक ये वाली साइड भी है। इधर भी हम 3 डायमेंशनल, चले अंदर को हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये वाली साइड भी है, ठीक है। तो ये भी मसल्स हैं, राइट, और ये भी मसल्स हैं, ठीक है। ये जो है 2 टाइप्स के मसल्स हैं, एक ये वाले भी हैं, ठीक है, और एक ये वाले भी हैं। अच्छा, तो ये जो इनसाइड प्रेजेंट है, दीज आर द इंटरनल, और जो आउटसाइड से प्रेजेंट है दूसरी साइड से, दीज आर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, राइट। इसमें आप देखें कि ये जो है इनसाइड है, ये भी इनसाइड ही प्रेजेंट है। ये ओवरऑल जो है, दिस इज द रिब विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ बोन, या ये सिलेंडर की फॉर्म में है। आप देखें कि इसकी एक आउटर साइड पे यहाँ पे भी अटैचमेंट है, ठीक है, और एक इसकी यहाँ पर भी अटैचमेंट है। एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, ठीक है। 3 डायमेंशन, इट्स स्टिल नॉट विजिबल। जहां हम यहाँ पर देखते हैं, आप ये देखें, एक ये वाला है सिलेंडर की साइड, ठीक है, और एक जो है ये है। जितना आप देखें डायमीटर ज्यादा होगा तो इसकी 2 साइड्स बन जाती है ना, राइट। तो एक ये जो इनर साइड पर है, यहाँ पर जो मसल्स अटैच हैं, दीज आर द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो यहाँ पर अटैच हैं, दीज आर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल हम रिब्स के लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। दीज आर द इंटरनल एंड दीज आर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ये मसल्स के थ्रू अटैच होते हैं। अच्छा, अब जो है इंपॉर्टेंट है ये चीज, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मैंने आपको बताया था, दीज आर द फिजिकल मूवमेंट्स विच आर एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू बेटा ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ठीक है। आप अभी सारे जो है सांस लें जोर से, ठीक है, उसके बाद जो है आप ब्रीद आउट करें, और उसमें जो है आप बताएं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आई थी या कोई चेंजेस आई है व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन एंड यू आर ब्रीदिंग आउट, कोई भी चेंज आया। अच्छा, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो आपने अभी नोट करना है कि हमारे जो रिब्स हैं चेस्ट कैविटी में, या जो हमारी चेस्ट कैविटी है, दैट कम्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड। अभी आप सांस में इनहेल करें और आप देखें कि हमारी जो चेस्ट है वो आगे आती है और ऊपर भी आती है। इसी तरह जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है, यस, गुड महानूर, ठीक है। तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं, व्हाट हैपेंस, ये हमारी चेस्ट कैविटी जो है ये इनवर्ड जाती है। अच्छा, अब ये जो आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज मसल्स। ये जो अभी मैंने आपको बताया है, एक, ठीक है, अंदर वाली साइड पे दीज आर द इंटरनल, बाहर जो है दीज आर एक्सटर्नल, यस, गुड स्लिम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, ये मसल्स आपने याद रखने हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज भी बताती हूँ। अच्छा, एक और चीज भी मैं आपको बताती हूँ, ये स्ट्रक्चर्स आपने याद रखने हैं, और अभी फिर मैं आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बताती हूँ। अच्छा, दीज आर बेटा 2 लंग्स, ठीक है, ये लंग्स हैं।
लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज अ डोम शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जिसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। दिस इज द डायाफ्राम। ठीक है, ये डोम शेप जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द डायाफ्राम। तो इसमें मसल्स प्लस ये जो डायाफ्राम होता है ये हेल्प करता है इन ब्रीदिंग। अच्छा, ये बेटा डायाफ्राम है, ठीक है। इसके साइड पर यहां पर जो होते हैं देयर आर मसल्स प्रेजेंट। यहां पर जो मैंने ब्लू ड्रॉ किए हैं ये डायाफ्राम मसल्स होते हैं। डायाफ्राम मसल्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है। ये डायाफ्राम मसल्स हैं और ये डायाफ्राम है। अच्छा, अगर ये जो साइड पर डायाफ्राम मसल्स हैं इनको हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो कैन एनीवन आंसर क्या होगा? आप इसको पुल करें, ये जो मसल्स हैं, ठीक है, या इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो व्हाट विल हैपन? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये डायाफ्राम क्या हो जाएगा? डायाफ्राम विल बिकम, ये लोअर्ड हो जाएगा या इट विल बी फ्लैटेंड, ये नीचे हो जाएगा। थोड़ा सा ये इसको ये फ्लैट हो जाता है। आपने ये साइड से, आपने इस प्लेस से इसको स्ट्रेच किया ना, इस प्लेस से, ठीक है। हमने मसल्स को क्या किया है? हमने मसल्स को यहां से स्ट्रेच किया है, यहां से, और इस प्लेस से भी हमने स्ट्रेच किया है। दोनों साइड से मसल को जब हम किसी भी, आप देखें ना, इलास्टिक चीज को पुल करते हैं तो वो क्या हो जाती है? वो स्ट्रेट हो जाती है या स्ट्रेच हो जाती है वो चीज। तो इसमें डायाफ्राम जो है इट विल बी फ्लैटेंड। ये चले, अब हम देखते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या हुआ था जब अभी हमने सांस लिया था, ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जो है वो क्या हुआ है वो हम देखते हैं। अच्छा, इसमें देखिए मैंने आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बताए हैं एंड दीज आर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 1 मार्क इज फॉर एवरी पॉइंट, ठीक है। तो हम जितने पॉइंट्स लिखेंगे उतने ही हमें मार्क्स जो है मिलेंगे। अच्छा, इसको याद करने का मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने इनहेलेशन याद कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है, और जो एक्सहेलेशन होगा दैट विल बी अपोजिट टू दिस, इसका रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, जब हमने इनहेल किया है तो आपने देखा है कि हमारी जो चेस्ट थी ये आउटवर्ड, ठीक है, एंड अपवर्ड मूव हो गई थी। अच्छा, इस ड्यूरिंग दिस व्हाट हैपन, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अच्छी तरह से याद रखना है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, और जो डायाफ्राम के मसल्स हैं, डायाफ्राम मसल्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट। डायाफ्राम मसल्स मैंने आपको यहाँ पर साइड पर ये वाले बताए थे, ठीक है, दीज आर द डायाफ्राम मसल्स, ये वाले। अब इसको ये लें, ठीक है। अच्छा, ये जो है बेटा ये साइड पर दीज आर द डायाफ्राम मसल्स, ठीक है। बच्चे यहाँ पर जस्ट डायाफ्राम लिख देते हैं तो आपने जस्ट डायाफ्राम नहीं लिखना, आपने यहाँ पर डायाफ्राम मसल्स लिखना, राइट। तो डायाफ्राम मसल्स जो है यहाँ पर वो बेटा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये डायाफ्राम मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके रिजल्ट में अभी हमने डिस्कस किया है व्हाट विल हैपन। जो डायाफ्राम होगा बेटा, डायाफ्राम इज लोअर्ड और इट इज फ्लैटेंड, फ्लैट हो जाता है। अच्छा, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है मसल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो है दीज आर बेटा एंटागोनिस्टिक मसल्स विच डू ऑपोजिट जॉब। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा सेट ऑफ मसल क्या करेगा? इट विल रिलैक्स, ठीक है। तो आप एक्सटर्नल याद कर लें, इंटरनल जो है हम उसको ऑपोजिट कर लेंगे। व्हेन एक्सटर्नल इज कॉन्ट्रैक्टिंग द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आर रिलैक्सिंग, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है, और इसके साथ साथ जो डायाफ्राम के मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, डायाफ्राम क्या हो रहा है? डायाफ्राम इज बीइंग फ्लैटेंड और लोअर्ड, ये आपने लिखना है। अच्छा, इसके साथ हमने बताना होता है कि अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट में हो क्या रहा है, ठीक है। 1 पॉइंट इज मिसिंग हियर, वो हम ऊपर भी लिखेंगे, वो हम नीचे भी लिखेंगे, मैं आपको साइड पे बता देती हूँ। अच्छा, जब एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इंटरनल रिलैक्स करेंगे तो उस केस में जो रिब केज आप लिखें या रिब्स लिख दें, जो रिब्स होती हैं, ठीक है, रिब्स बेटा दे मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ये अभी आप सारों ने अगर ब्रीद इन किया था, जोर से सांस लिया था,
तो यू वुड हैव कम टू नो कि जब हमने ब्रीद इन किया था तब हमारी चेस्ट जो थी वो बाहर को आई थी, ठीक है। उसमें रिब्स जो थे दे मूव्ड आउटवर्ड एंड अपवर्ड। तो रिब्स बाहर को कैसे मूव किए थे? रिब्स मूव्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इन्होंने ये किया था। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ था? रिब्स मूव्ड आउटवर्ड एंड अपवर्ड। आपने जब यहाँ पर बताना है फिनोमिना कौन सा हो रहा है तो उसके बाद हमें उसका रिजल्ट भी बताना होता है, ठीक है। इन रिजल्ट ऑफ द external intercostal muscles contraction and relaxation of the internal intercostal muscles, ribs moved outward and upward, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम बताएंगे डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और डायफ्राम क्या हुआ था? इट वाज लोअर्ड। अच्छा, अब आप देखें कि अगर यहाँ पर हम चेस्ट कैविटी को भी बाहर मूव कर रहे हैं, रिब्स को भी बाहर मूव कर रहे हैं और डायफ्राम को भी हम नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो लोअर्ड, ये भी नीचे आ रहा है, रिब्स भी जो है वो भी बाहर को मूव कर रहे हैं। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी? ये जो सारा एरिया है इनसाइड चेस्ट कैविटी का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आप देखिए डायफ्राम नीचे मूव किया और रिब्स भी आउटवर्ड मूव हुए हैं, तो उसकी वजह से ये जो बेटा इनसाइड एरिया था दिस हैज बीन इंक्रीज्ड। लेट्स सी इट विल, यस, गुड महानूर, ठीक है। जब ये आउटवर्ड मूव करेंगे रिब्स और डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा तो जो एरिया है, एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल इंक्रीज, एरिया विल इंक्रीज, राइट। अच्छा, जब एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, एरिया एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब हमने यहाँ पर एरिया इंक्रीज किया है तो व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर? प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर विल डिक्रीज, ये देखें, ठीक है, एरिया विल इंक्रीज एंड प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर कम हो जाएगा और एरिया जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, जब प्रेशर इनसाइड कम हो गया है तो इसको इक्वलाइज करने के लिए जो गैसेस हैं या एयर है फ्रॉम आउटसाइड दैट विल मूव इनसाइड द लंग्स, इट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इनसाइड प्रेशर कम हो गया है, आउटसाइड जो है देयर इज मोर प्रेशर, सो एयर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हमें प्रोसेस भी मेंशन करना है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स मेंशन करने हैं, एक्सटर्नल करना है, इनके रिजल्ट में जो मूवमेंट्स हो रही हैं बॉडी में वो हमने मेंशन करनी है, ठीक है। तो इसमें आप देखें एक नंबर हमें इसका मिलेगा, एक जो है हमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का मिलता है, एक जो है मार्किंग हम कर लेते हैं, एक जो है हमें रिब्स की मूवमेंट का मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक हमें डायफ्राम के मसल्स और फ्लैटनिंग ऑफ मसल्स इसका मिलता है फोर्थ, ठीक है, दिस विल बी द फोर्थ पॉइंट। एरिया एंड प्रेशर का हमें एक नंबर मिलता है फिफ्थ पॉइंट, एंड उसमें जो है मूवमेंट ऑफ एयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, वी ऑल्सो हैव टू मेंशन द डिफ्यूजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्यूजन, ठीक है, इट गिव्स अस अनदर सिक्स्थ मार्क। इस तरह जो है वो मार्किंग होती है और हमारे मार्क्स जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। अच्छा, अब जब हम एक्सहेल करते हैं तो इसका टोटली ऑपोजिट हो जाता है। इसमें जो है मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखना है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज बेटा ये आपसे पूछे जाएंगे इन पेपर 1, ठीक है। डिफरेंट कॉलम्स यू विल हैव टू आंसर कि ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सटर्नल इज कॉन्ट्रैक्टिंग और इंटरनल इज रिलैक्सिंग, ये हो गया। अच्छा, सेकंड जो है एक्सहेलेशन, दैट इज द गिविंग आउट और टेकिंग आउट ऑफ एयर, ठीक है, इसको हम एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन एंड टेकिंग इन ऑफ एयर इज नोन एज इंस्पायरेशन एंड इनहेलेशन। इसमें क्या होगा? इसमें बेटा जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वर रिलैक्सिंग, यहाँ पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। अच्छा, एक्सटर्नल यहाँ पे क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे, ऑपोजिट वर्क करेंगे। अच्छा, इसके रिजल्ट में होगा क्या? इसके रिजल्ट में जो रिब्स हैं, रिब्स दे विल मूव इनवर्ड, ठीक है, बस इनवर्ड हम लिख लेते हैं या डाउनवर्ड भी मूव करते हैं, ठीक है, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड,
दे विल मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसका रिजल्ट, ठीक है, ये भी हम लिखेंगे फॉर द थर्ड मार्क। डायफ्राम में अगेन यहाँ पर भी ऑपोजिट होगा, जो डायफ्राम मसल्स हैं दे विल रिलैक्स दिस टाइम। पहले क्या हुए थे, दे वर कॉन्ट्रैक्टिंग, नाउ दे विल रिलैक्स, और रिलैक्स की वजह से अगेन दे विल बिकम डोम शेप्ड। आप देखें कि डायफ्राम जो नीचे आया था इट हैज अगेन मूव्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, यहाँ पर आप देखें दोबारा डोम शेप हो गया। अच्छा, जब ये भी इनवर्ड मूव कर रहे हैं, रिब्स डायफ्राम भी अपवर्ड मूव कर रहा है, तो उसके डोम शेप हो रहा है। इसके रिजल्ट में व्हाट विल हैपन, द एरिया ऑफ द thoracic cavity will decrease, एरिया कम हो जाएगा, एंड द प्रेशर इन द लंग्स विल इंक्रीज, प्रेशर जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अच्छा, और इसको जो है जब प्रेशर इनसाइड ज्यादा हो जाएगा तो इसको इक्वलाइज करने के लिए व्हाट विल हैपन, द एयर विल मूव आउट ऑफ द लंग्स, एयर जो है वो बाहर मूव कर जाएगी, राइट। ठीक है, यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, आज हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग किया है, और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में भी अभी आएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और शॉर्ट में भी आएगा इसको। अच्छा, इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एज अ नोट्स, और इसमें एक जो है आप मूवमेंट ऑफ चेस्ट कैविटी जो है वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं नीचे। दीज आर द डिफरेंट पिक्चर्स वेयर यू कैन सी एक्सहेलेशन में डाया जो एरिया जो है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, और आप इनहेलेशन में देखें एरिया इज इंक्रीज्ड, देयर इज मोर एरिया, यहाँ पर लेस एरिया है, तो प्रेशर विल बी ऑपोजिट टू एरिया। अच्छा, अगेन दीज आर द डिफरेंट पिक्चर्स, वन इज आई गेस सफिशिएंट। अच्छा, ये भी बेटा आपने करना है, इसमें बच्चों को कंपैरिजन पूछा जाता है या डिफरेंस पूछा जाता है बिटवीन इंस्पायर्ड एंड, ठीक है, बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कंफ्यूज होके उसमें बेटा मैकेनिज्म को लिख देते हैं कि इंटरनल विल रिलैक्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल कंट्रैक्ट, ठीक है। तो व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट द एयर, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, तो हमने ये लिखना होता है। अच्छा, इसमें जो है जो बेटा हम इनहेल कर रहे होते हैं एयर, इसकी जो ऑक्सीजन कंटेंट है दैट इज 21%, और जो हम एक्सहेल करते हैं उसका ऑक्सीजन कंटेंट जो है दैट इज 16%। तो देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ 5%। तो खाली जो 5% बेटा ऑक्सीजन होती है दैट इज डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड, बाकी जो 16 है वो वापस आ जाती है। Carbon dioxide atmospheric that is 0.03, and if you find in some books 0.04, वो भी बेटा ठीक है, ठीक है। 0.03 is present in inspired air and expired air में this is 4, ठीक है, because when we are inspiring तो उसमें जो ऑक्सीजन एंटर होती है into our body that is used for the oxidation of glucose और for respiration, और respiration के रिजल्ट में carbon dioxide is produced, so that carbon dioxide, so the carbon dioxide has high percentage in the expired air. Nitrogen आप देखें 78, और expired air में भी it is 78. Water vapors जो ये बेटा वेरी करते हैं, depends on the temperature. Sometimes जो temperature है that can be dry, ठीक है, ड्राई है तो इसका मतलब है कि उसमें वाटर वेपर जो है वो कम है। गर्मी में भी तो हम इनहेल करते हैं ना। इसके अलावा आप देखें कि अगर जो है ह्यूमिड एयर है तो ह्यूमिड एयर में वाटर वेपर का जो कंटेंट है दैट विल बी मोर, तो ये वेरी करता है, ठीक है। सो इट कैन बी वेरिएबल, बट जो हम एक्सहेल करते हैं एयर उसमें इट इज ऑलमोस्ट सैचुरेटेड, ठीक है। अच्छा, इसका आप मैं आपको भी इसके एक एग्जांपल देती हूँ। जब समटाइम्स हमने सेल फोन क्लीन करना होता है या मिरर क्लीन करना होता है, ठीक है, तो आप देखें हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें वाटर वेपर्स आते हैं ना, ठीक है। तो हम जो ग्लासेस भी आपने देखा होगा लोगों को कि वो क्लीन करते हैं और उसके ऊपर एक्सहेल्ड एयर जो है वो उसके ऊपर क्या करवाते हैं, ठीक है, एक्सहेल्ड एयर जो है वो उसके ऊपर फॉल करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, तो उसमें आप देखें वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन द एक्सपायर्ड एयर। नेक्स्ट जो है टेम्परेचर, अगेन टेम्परेचर जो है बेटा दैट इज ऑल्सो वेरिएबल, ये भी डिपेंड करता है कि हम विंटर में भी इनहेल कर रहे होते हैं एयर और हम जो है इसको समर में भी इनहेल कर रहे होते हैं, राइट। तो विंटर और समर का जो टेम्परेचर है दैट इज डिफरेंट, बट ये जब एंटर होता है व्हेन इट इज एक्सपायर्ड,
ठीक है, जो एयर इज एक्सपायर्ड इट्स टेम्परेचर इज इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर हियर। अच्छा, जब बेटा हम इनहेल भी करते हैं तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था म्यूकस एंड हेयर आर प्रेजेंट इनटू अ नोज व्हिच हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द इंस्पायर्ड एयर और इनहेल्ड एयर इक्वल टू दैट ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और रीजन भी मैंने आपको उसका बताया था। इसका रीजन जो है दैट इज इट कैन डीनेचर द एंजाइम्स, तो इसलिए उसको डीनेचरेशन से बचाने के लिए टेम्परेचर इज मेंटेन्ड इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। और जो नोज में हेयर एंड म्यूकस होते हैं दे हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, नेक्स्ट जो है बेटा दीज आर द डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स जो है ये भी बेटा वेरिएबल होते हैं, ये भी वेरी करते हैं। इफ यू आर इनहेलिंग इन द डस्टी एटमॉस्फेयर, समटाइम्स हम क्लीन एयर भी इनहेल करते हैं, सो दे आर आल्सो वेरिएबल। एंड व्हेन वी एक्सहेल आउट द एयर इट हैज नन ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, बिकॉज अगर इनहेल्ड एयर में प्रेजेंट भी होते हैं तो दे आर ट्रैप्ड बाय द हेयर इन द नोज। ठीक है, अच्छा अब ये जो है दीज आर द 6, तो आप इस क्वेश्चन को फॉर 6 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको एक बात बता देती हूँ जो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ कि कंपैरिजन जो है इट शुड बी, जो आपकी ये स्टेटमेंट होती है डिफरेंस होता है, इट शुड बी अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आपने कभी भी कॉलम नहीं बनाना, ठीक है। कैम्ब्रिज में इसको हम इट्स प्रोहिबिटेड, तो हमने इसको अवॉइड करना है जिससे हमारे मार्क्स के डिडक्शन के चांसेस है, राइट। तो आप इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर दिस इज 21, एक्सपायर्ड एयर हैज 16, कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज 0.03 इन इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर दिस इज 4। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है एंड दिस इज फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स के लिए हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? कोई प्रॉब्लम? चलें, अब जिन बच्चों ने ये लिया है आपने क्या करना है, मुझे ये लेबलिंग बतानी है। ओके, गुड मानूर। चलें, अब आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द लेबलिंग। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करती हूँ। चलें, अब आप मुझे बेटा बताएं व्हाट इज दिस। मैं इनको 1 आप मुझे बताते जाएं। व्हाट इज 1? एनीवन कैन आंसर? यस, सलीम, अब्दुल वहाब। यस बेटा, इसको आंसर करें। अच्छा चलें, 1 जो है बेटा दिस इज नेजल कैविटी, आप इसको लेबल कर सकते हैं या इसको आप नोज भी लेबल कर सकते हैं। 1 इज द नेजल कैविटी और नोज, दिस 1। अच्छा, सेकंड जो है, सेकंड आप देखें दिस इज योर ओरल कैविटी या माउथ। ओके, अच्छा नीचे आप आए, दिस इज 7th। 7th बताएं, 7th क्या स्ट्रक्चर है? 7th इज, अच्छा 1 जो है बेटा 1 इज द नेजल कैविटी, दिस इज नेजल कैविटी। ओके, 2 जो है बेटा दिस इज ओरल कैविटी। ओके, कोई मुझे बेटा यहाँ पर बताएगा व्हाट इज 7? व्हाट इज 7? इज देयर इज एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर 7 क्या चीज है? इट्स द कॉमन ट्यूब टू बोथ द स्ट्रक्चर्स ईसोफेगस एंड ट्रेकिया, दिस इज फेरेंक्स। ओके, अच्छा यहां पर जो है आप ये बताएं, दिस स्ट्रक्चर एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया, व्हाट इज दिस 3? थर्ड स्ट्रक्चर क्या है बेटा? थर्ड जो है, थर्ड बताएं मुझे, एट द टॉप ऑफ ट्रेकिया, दिस इज larynx, दिस इज larynx, राइट। अच्छा चलें, अब हम 8 करते हैं। व्हाट इज 8? 8 इज ट्रेकिया। Trachea divides into 2 after entering into the chest cavity. Can you see 5 and 6? What are 5 and 6? ठीक है, 5 and 6 are the bronchus. Singular is bronchus and plural are bronchi. 5 and 6 both are bronchus. Okay.
अच्छा, फोर्थ जो है, व्हाट इज द फोर्थ? दिस इज द सम स्ट्रक्चर हेयर। अच्छा, ये हमारे पास 8 इज ट्रेकिया। अच्छा, 11 जो है, इनसाइड दे हैव लेबल्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, sac like structures. These are the alveoli और these are the air sacs. इनको air sacs या alveoli बोलते हैं। अच्छा, what is this sixth structure which is present under the lungs? अभी हमने किया है, this is the diaphragm. 8 is the diaphragm. Okay, what is the 10th? आप देखें, this is the bronchus. Bronchus further divides into smaller tubes which are known as the, this 10th structure is the bronchioles, smaller tubes. These are the bronchioles. 10th is the bronchioles. अच्छा, अब जो फोर्थ है, फोर्थ आप इसको लेबल करें एज आर, दीज आर द लंग्स। ओके, चले, हमने इसकी लेबलिंग भी कर ली और ये हमारी जो है ओवरऑल चैप्टर की एक क्विक रिवीजन भी हो गई है। एनी प्रॉब्लम बेटा, और यू वांट टू आस्क एनीथिंग? राइट, चले बेटा, डिजीजेस जो है, चले एक तो हम कर लेते हैं। अच्छा, डिजीजेस में आप देखें, दीज आर द डिजीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रोंकाइटिस बेटा क्या है? दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। लेट्स सी फ्रॉम द डायग्राम। ठीक है, ब्रोंकाइटिस जो है, दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स जहां पर आप देखिए बेटा, ठीक है, दीज आर द ब्रोंकाई, ये वाले। ओके, विच आर फर्दर डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। ये जो अंदर स्मॉलर ट्यूब्स हैं, ये वाले, दीज आर द ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, दीज आर द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। अच्छा, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज बेटा इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। जो ये वाली ट्यूब्स हैं, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अच्छा, अब इन्फ्लेमेशन की वजह से आप देखें, इसके अंदर डायमीटर, पहले ये नॉर्मल है, इसका डायमीटर देखें आप। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, इसका डायमीटर देखें, इट हैज लार्जर डायमीटर, दिस वन इज नॉट वर्किंग हियर। ठीक है, ये देखें, इसका ये डायमीटर है जो मैंने ब्लैक यहाँ पे हाईलाइट किया है विद ग्रीन, राइट, विच इज अपेयरिंग टू बी एज अ ब्लैक। सो दिस इज द डायमीटर। अब आप इसका डायमीटर देखें और इसके साथ आप ये ब्रोंकाइटिस का डायमीटर देखें। ब्रोंकाइटिस में जो डायमीटर है ब्रोंकाई का एंड ब्रोंक्यूल्स का, बेटा ये कम हो गया है। ठीक है, तो साइड पर क्या चीज है? साइड पर जो है, इट कैन बी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में जो इसकी वॉल्स हैं वो बेटा स्वेल हो सकती हैं। ठीक है, स्वेल हो सकती है, अंदर इंजरी भी हो सकती है, या अंदर जो है मोर म्यूकस प्रोड्यूस भी हो सकता है। ठीक है, मोर म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से व्हाट हैपेंस कि जो इसका डायमीटर है वो बेटा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, दैट इज द ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, डायमीटर जब कम हो जाता है तो दिस कैन इफेक्ट द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। डायमीटर कम होने की वजह से व्हाट हैपेंस, हम इसके सिम्टम्स कर लेते हैं। इसके जो जितने भी आप रेस्पिरेटरी डिजीजेस करेंगे उसमें सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ब्रीदिंग इश्यूज होंगे, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और इसमें जो है ऑक्सीजन विल बी लेस डिफ्यूज्ड, और ठीक है। अच्छा, एंड इट इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड आल्सो टू सम ऑफ द केमिकल्स जैसे इरिटेंट्स जो इन द स्मोक, दे कैन आल्सो कॉज द ब्रोंकाइटिस। हम क्विकली इसको रिवाइज करते हैं, एज मच डिटेल इज नॉट इन द सिलेबस, और फिर हम इसको थोड़ा सा जो है उसमें देखेंगे ड्रग्स में। अच्छा, सिम्टम्स जो है इसमें बेटा कफिंग है, ठीक है, विजिंग कफ है, फीवर है, चियर्स है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है, ठीक है, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब है। जिनको भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा उनको बेटा सांस का इशू होता है। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा ये हो गया। दूसरा जो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में बेटा क्या होता है, जो हमने एल्वुलाई स्टडी किए हैं, एल्वुलाई आर द, these are the bronchi, bronchioles further, bronchi they divide into bronchioles, bronchioles further divide into smaller tubes which are the alveolar ducts, and they have a sac like structure जिसको हम बोलते हैं alveoli।
अच्छा, अब एल्वुलाई जो है बेटा, ये दीज आर द ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या होती है, इट हैज फोल्डिंग्स प्रेजेंट, और ये फोल्डिंग्स क्या करती हैं, दे इंक्रीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। जहां पर भी फोल्डिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, दे ऑलवेज इंक्रीज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये इंक्रीज करते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस इन एम्फीसीमा, ये जो एम्फीसीमा है, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ सम ऑफ द इरिटेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सिगरेट स्मोक, उसकी वजह से ये जो बेटा इसकी वॉल्स होती हैं, दे आर रप्चर्ड। एल्वुलाई की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, दे आर रप्चर्ड, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है, दैट इज रिड्यूस्ड। ये ज्यादा फोल्डिंग्स की जगह इसकी फोल्डिंग्स जो है वो कम हो जाएंगी, और उसकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब जब सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, लेस ऑक्सीजन विल बी डिफ्यूज्ड फ्रॉम लंग्स इनटू द ब्लड, इसमें से जो ऑक्सीजन जा रही होती है दैट इज रिड्यूस्ड, राइट। अच्छा, अब जब ऑक्सीजन कम डिफ्यूज हो रही है तो उसकी वजह से व्हाट विल हैपन, उसकी वजह से अगेन ब्रीदिंग के इश्यूज होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टेज सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन है, कफिंग है, स्नीजिंग है, विपिंग कफ है, राइट। सो ये जो है सारे के सारे इश्यूज होंगे बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पर कैन एनीवन टेल मी, यस, अब आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें बेटा आप देखें फोल्डिंग्स ज्यादा है, ये देखें, ठीक है, दीज आर द फोल्डिंग्स व्हिच आर मोर, व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द एल्वुलाई। इसमें आप देखें कि ये देखें फोल्डिंग्स कम है एज कंपेयर टू दिस पिक्चर, इसमें फोल्डिंग्स कम है, फोल्डिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द some of the irritants which are present in cigarette, या कोई और भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से oxygen supply to the body is reduced, right? This is the emphysema, और इसमें जो है symptoms जो है बेटा, shortness of breath, fatigue, recurring respiratory infections है, weight loss, these are the symptoms, ठीक है, bronchi, and yes, these are okay, these are sufficient, ठीक है। बाकी डिजीजेस को हम बाद में देखेंगे, अब जो है हम बेटा इसका एक पेपर 6 करते हैं, या पेपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पेपर 2 करते हैं, ठीक है। यस, दिस इज पेपर 2, ओके। फिगर 4.1 एंड फिगर 4.1b ईच शोज सेल्स फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द ट्रेकिया, ठीक है। दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये लेक्चर लिया था, दे वुड बी एबल टू आंसर फिगर 4.1, दिस इज फिगर 4.1a एंड दिस इज फिगर 4.1b, ये आप देखें, ठीक है। दे हैव शोन यू दिस इज द ट्रेकिया एंड दीज आर द सेल्स ऑफ द ट्रेकिया, ये अंदर ट्रेकिया आपको दिखाया हुआ है। वन इज फ्रॉम अ स्मोकर, वन इज टेकन फ्रॉम अ स्मोकर एंड वन इज फ्रॉम अ नॉन स्मोकर। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा जो है इज फ्रॉम स्मोकर एंड विच वन इज फ्रॉम नॉन स्मोकर। वैसे आप जनरली मुझे बताएं, दिस इज फ्रॉम स्मोकर और बी इज फ्रॉम स्मोकर, वन इज फ्रॉम स्मोकर एंड अदर इज फ्रॉम नॉन स्मोकर, तो आप बताएं इसमें स्मोकर में से कौन सा है, बी इज फ्रॉम स्मोकर, यस, गुड मानूर, yes, B is from smoker, इसमें आप देखें बेटा, this is the mucus production and mucus production has been increased into the smoker। अच्छा, when more mucus will be produced, what will happen, जो इसका बेटा diameter होता है, diameter will be reduced, और diameter कम होने की वजह से bronchitis हो जाएगा, right, and bronchitis की वजह से again जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स होंगे। अच्छा, लेट्स आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर्स डी एंड ई। व्हाट आर द स्ट्रक्चर डी एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ई? वेरी सिंपल, डी क्या चीज है, दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन द ट्रेकिया आर, व्हाट आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन ट्रेकिया? these are cilia, hair like structures are cilia, so D is, oh let me, hair like structures are cilia, right? So D जो structure है, this is the
this one, these are the cilia, hair-like structures. What is E present? What is E? E मैंने आपको बताया था, ये वाले जो बेटा cells हैं, these are the epithelial cells. These are epithelial cells. अच्छा, these are epithelial cells and epithelial cells के बीच में हमें क्या मिलता है? इसमें हमें बेटा एक different cell मिलता है, this one. इसको हम बोलते हैं this is the goblet cell. This is the goblet cell and what is the purpose of the goblet cell? हमें diagram में भी visible है. Goblet cells, they secrete mucus. They produce mucus, right? Your goblet cells, they produce mucus and these are the epithelial cells. अच्छा, यहाँ पर आप goblet cells mention कर दें. E जो है, these are the goblet cells और you can also write down mucus producing cells. अच्छा, अब आप मुझे बताएं what is the function of the D? D क्या है? cilia है. What is the function of the D? cilia क्या करते हैं? अच्छा, सिलिया जो है बेटा वो ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, राइट? और क्या करते हैं? दे विल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स. इनकी जो बीटिंग मूवमेंट होती है, ठीक है, बीटिंग मूवमेंट, it will sweep dust and mucus, or you can say trapped bacteria upward into the esophagus. They will trapped bacteria upward into esophagus, right? अच्छा, ये बेटा क्या करेंगे? स्वीप करेंगे, मूव करेंगे सिलिया एंड दे विल प्रोपेल इफ एनी ऑफ द बैक्टीरिया एंड डस्ट इज ट्रैप्ड इनटू द ट्रेकिया, तो वो उसको प्रोपेल करके इसोफेगस में सेंड कर देंगे, राइट? 2 मार्क्स आर सफिशिएंट फॉर दिस. चलें, अभी हमने एक डिजीज की है और आपने मुझे बताना है, कैन यू सी दिस इज इनसाइड ऑफ द लंग्स और दीज आर द वॉल्स ऑफ द एल्वुलाई. अंदर आप देखें, ठीक है? एक हमारे पास फिगर 4.2a है और एक जो है फिगर 4.2b है. Figure 4.2a and figure 4.2b show cross sections through the alveoli of smoker and non-smoker. ठीक है, this is one of them is of smoker and one of them is of non-smoker. So बेटा please बताएं आप which one is from smoker and which one is of the non-smoker. Figure 4.2 is of smoker or figure 4.2A is of smoker or figure 4.2B is of smoker. A is of smoker. Yes, good. What is the reason, Mahnur? What is the reason? Can you see its alveolar walls? Yes, good. ठीक है, they have the less foldings. They have less foldings. Figure this and figure this we have to identify. Show the trachea and alveoli of the smoker. Identify the figure on this page that shows the. Okay. अच्छा, इसमें जो है बेटा you have to identify on this. Okay, either up you can identify on any of the picture this or this, which one is the alveoli and what are the trachea and the alveoli of the smoker. जो है हमने in any of the picture जो है वो हमने यहाँ पर लेबल करना है. So these जो foldings हैं, these are the alveoli, right? और इसमें जो है
ओके इसके ऊपर आप बेटा लेबल कर दें, इसके ऊपर लेबल कर दें बोथ आर एक्सेप्टेड। आपने ट्रेकिया को और एल्वुलाई को करना है, दीज आर द एल्वुलाई। और ट्रेकिया जो है, कैन यू सी एनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड दिस? ठीक है, ट्रेकिया जो है वो भी हम एनी पिक्चर के ऊपर वी कैन लेबल वेयर यू कैन फाइंड आउट द ट्यूब्स। ठीक है, ट्रेकिया को भी हम यहीं पर ही लेबल कर देते हैं, इनसाइड है और ट्रेकिया इनसाइड से जहां से ये ट्यूब ओरिजिनेट हो रही है कहीं पर भी वी कैन फाइंड आउट और वी कैन लेबल द ट्रेकिया। ओके चले नेक्स्ट जो है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द एल्वुलाई। Alveoli could affect the general health of the smoker. Smoking के effects चलें, we have not studied this, we will study this in smoking or drugs. ठीक है, वहां पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। Let's do few MCQs जो हमने टॉपिक स्टडी किए हैं उससे रिलेटेड जो है बेटा हम कुछ एक तो MCQs भी करते हैं। अच्छा ओके यस, आई थिंक वी विल बी एबल टू आंसर दिस। अच्छा इसमें देखिए बेटा, the graph shows changes in the air pressure within the lungs during one breathing cycle. Okay. अच्छा इसमें आप देखें कि बेटा जो प्रेशर है दिस इज 100 किलो पास्कल और दिस इज द प्रेशर इनसाइड द लंग्स। अब आप देखें कि प्रेशर इज बीइंग इंक्रीज्ड और इस साइड पे दिस इज बीइंग डिक्रीज्ड और यू गेट स्टेजेस इन ब्रीदिंग साइकिल और ये आपको प्रेशर दिखाया हुआ है। पहले आप देखें कि प्रेशर बेटा 100 है, 100 से प्रेशर क्या हुआ है, इस यहाँ पर देखें इस वाले पॉइंट पर प्रेशर हैज डिक्रीज्ड। कैन यू सी हियर प्रेशर जो है इट हैज ड्रॉप्ड डाउन और इट हैज डिक्रीज्ड। अच्छा उसके बाद अब आप देखें कि इट हैज अगेन इंक्रीज्ड टू 100 हुआ है। अच्छा उसके बाद अब आप दोबारा यहाँ पर देखें इट हैज अगेन इंक्रीज्ड। ठीक है, इट इज इंक्रीज्ड इवन अबव 100, इंक्रीज हो गया। उसके बाद अगेन इट हैज ड्रॉप्ड डाउन। What causes the change in the pressure during the stage X? During stage X आप बेटा बताएं। ठीक है, ये देखें पहले आप देखें प्रेशर ज्यादा हुआ है, देन प्रेशर हैज रिड्यूस्ड। प्रेशर किसकी वजह से कम हुआ है? यू आर सेइंग रिलैक्सेशन। ओके अच्छा, और इसके अलावा what causes the change in air pressure during stage X? This is the stage X. अच्छा X में आप देखें बेटा यहाँ पर प्रेशर जो था that was increased up till this point, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक जो है बेटा प्रेशर जो है it was high और उसके बाद ये कम हुआ है। तो प्रेशर जब कम होता है that is because of the relaxation of the internal intercostal muscles। यहाँ तक ये बात ठीक है। अच्छा उसके बाद आप ये सेकंड देखें आगे यहाँ पर स्टिल दिस इज इंक्लूडेड इनटू द एक्स। उसके बाद प्रेशर जो है वो कम हो गया है। व्हाई इज इट सो? आप देखिए 100 पर जो है व्हाट हैपेंड कि अच्छा आप यू आर सेइंग डायफ्राम इज दिस इज कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम मसल्स। अच्छा यहाँ पर जो है बेटा प्रेशर हैज बीन ड्रॉप, इजंट इट बिकॉज ऑफ द आउटफ्लो ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स? एक तो मसल्स की मूवमेंट की वजह से था ना, मसल्स की मूवमेंट की वजह से आप देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम मसल्स। अच्छा डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, इट विल बी लोअर्ड। ठीक है, हाई टू प्रेशर जो है यू आर सेइंग कि प्रेशर वाज हाई एंड इट हैज ड्रॉप्ड डाउन। अच्छा नहीं, यहाँ पर आप देखें कि जब बेटा प्रेशर हाई होता है, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, प्रेशर हाई का जो है उसके बाद प्रेशर हैज बीन ड्रॉप्ड डाउन। ये जो हाई हुआ है दैट वाज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ठीक है, देखें जब डायफ्राम बेटा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो व्हाट हैपेंस, एरिया इंक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस। डायफ्राम मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, एरिया विल इंक्रीज एंड द प्रेशर विल डिक्रीज। ये वो वाला प्रेशर है। अच्छा यहाँ पर आप देखें कि व्हाट हैपेंड कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम मसल्स दे रिलैक्स्ड। ठीक है, और रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, जब प्रेशर हाई होता है, ठीक है, एट दिस पॉइंट व्हेन द प्रेशर इज हाई इनसाइड, तब क्या होता है बेटा जो डायफ्राम मसल्स हैं दे रिलैक्स। अच्छा, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं दे कॉन्ट्रैक्ट। हमने एक्सलेशन पढ़ी थी ना, उसमें प्रेशर जो है दैट इज हाई इनसाइड द लंग्स, तो ये वो है।
तो ये दो ऑप्शंस यहाँ पर जो है, यहाँ पर या द वन विच आई हैव हाईलाइटेड ग्रीन, जो ग्रीन मैंने पार्ट हाईलाइट किया है, यहाँ पर जो है ये वाले 2 पॉइंट्स एक्सक्लूड हो जाते हैं। अच्छा, प्रेशर हाई था, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है प्रेशर हैज बीन रिड्यूस्ड, कम हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, ये पॉसिबल है, ठीक है, इंक्रीज हो सकता है, बट आप देखें कि हाई के बाद जो है इट इज बीइंग डिक्रीज, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो एयर है दैट इज बीइंग प्रोपेल्ड आउट, राइट। तो इसमें जो है दिस प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द, क्योंकि आप देखिए ज्यादा हाई हो गया ना, ज्यादा हाई से व्हेन इट कम्स डाउन, इसका मतलब है कि यहाँ पर व्हाट हैपेंड, यहाँ पर जो एयर है दैट हैज एंड पर, आप देखिए साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गया, साइकिल हैज कंप्लीटेड हियर, सो एयर इनसाइड दैट हैज बीन फ्लोन आउटसाइड और मूव्ड आउटसाइड, एयर जो थी दैट मूव्ड आउटसाइड, सो दैट्स व्हाई द प्रेशर इनसाइड हैज बीन रिड्यूस्ड। चलें एक और भी हम करते हैं, व्हाट डू द सिलिया डू इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द cilia in the bronchi of the lungs है। अच्छा, do they trap bacteria and do they, what is the, yes beta, what do the cilia do in the bronchi of the lungs? Do they trap bacteria? Yes. Move mucus out of the lungs? Yes. Yes, right, this is correct and this is correct, they do trap the bacteria, ठीक है, and they also move the mucus out of the lungs, so A is the correct answer for this, this is the correct answer, right। so almost beta this is okay। एक और भी हम कर लेते हैं, fitness training increases the concentration of lactic acid that runners can build up in their muscles before, this is before pain stops them running. What is the consequence of this increase? Why the lactic acid is being increased into the muscles? Aerobic respiration in muscles can be more rapid. Aerobic respiration is more rapid? No. Lactic acid is not produced in result of aerobic respiration. Water and carbon dioxide are produced. So this is incorrect. Next, blood flow to the muscles is increased. If the blood flow is increased, it means that the oxygen supply to the muscles is also increased. तो oxygen supply increase हो जाएगी, तो they will carry out aerobic respiration, right? And in result of aerobic respiration, again carbon dioxide and water are produced. This is again incorrect. Okay, good Manu, ठीक है? D, you are saying D, so let's discuss or let's see. More anaerobic respiration can take place in muscles. More energy, okay, ठीक है, more anaerobic respiration can take place, more energy is needed by the, more energy is needed by the athletes. So what happens? More energy is needed. Okay, more energy is needed. You are saying D. No, D is not correct. More anaerobic respiration can take place in muscles. Yes, more anaerobic respiration takes place, and in result of anaerobic respiration, what happens? Lactic acid is produced inside the body, so that lactic acid is accumulated in this. Energy is, yes, energy तो बेटा इसकी तो जरूरत होती है, but उसके साथ साथ aerobic भी हो रही होती है. This pain, ये जो pain होती है, that is because of lactic acid, and lactic acid is produced during anaerobic respiration. This is because of the lactic acid, and lactic acid is produced during anaerobic respiration. So C is the correct answer. Okay, let's do the fourth one. The following changes take place in an athlete's body during 100-meter race. What change occurs first? Increased availability of oxygen to the muscles, increased breathing rate, increased carbon dioxide concentration in the blood, or increased production of carbon dioxide by muscles. 100-meter रेस में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यू आर रनिंग. अच्छा, रनिंग में, अच्छा यू आर सेइंग बी. अच्छा, ब्रीदिंग रेट नहीं. अच्छा, इसमें जो है मैं आपको बता देती हूँ, इसमें सबसे पहले बेटा क्या होता है
कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं दैट इज क्विकली यूज्ड बाय द सेल्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में व्हाट दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब जब वो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द पॉइजनस गैस, दिस इज पॉइजनस गैस एंड इट शुड बी, this is poisonous gas and it should be quickly removed from the body। तो इसको हमने जल्दी रिमूव करने के लिए या इसको बॉडी से जल्दी रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी हमारी क्विकली बेटा रिस्पायर करना स्टार्ट कर देती है, जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जब हम रिस्पायर करेंगे तो दिस पॉइजनस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। हम बेसिकली जो ब्रीदिंग इंक्रीज होती है वो इंक्रीज होती है फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, उसके लिए इंक्रीज होती है। ठीक है, ये देखें सबसे पहले तो ये प्रोड्यूस ज्यादा होगी ना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज इट्स मोर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड कर। अच्छा, जब ये ज्यादा प्रोड्यूस होगी उसके बाद ये कहां पर आएगी, ठीक है, देन इट विल इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, देन इट विल देन डिफ्यूज इनटू द ब्लड, ये ब्लड में डिफ्यूज इन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब ये ब्लड में आएगी तो दैट ब्लड विल पास फ्रॉम द ब्रेन और ब्रेन इसको डिटेक्ट करेगा, मैसेज विल बी सेंट टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन अगेन द मैसेज इज सेंट टू द मसल्स ऑफ द रिब्स डायफ्राम। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बेटा क्विकली ब्रीदिंग स्टार्ट कर देते हैं क्विकली। ठीक है, देयर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज इंक्रीज्ड जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट इज इंक्रीज। सो दिस इज ऑन द थर्ड नंबर। increased availability of oxygen to the muscles, availability तो ये बेटा बाद में होगी ना, इसके बाद when we will breathe then we will respire deeply। breathing rate जब ज्यादा होगा तो more oxygen will diffuse inside and then little more oxygen is supplied to this, so this will be on fourth number। so the correct answer is first is the more production of carbon dioxide, this is the correct answer। राइट, चले बेटा दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके जो हम पेपर 6 भी सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है रेस्पिरेशन में। राइट, अच्छा एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ और यू वांट टू आस्क समथिंग और यू वांट टू गिव एनी सजेशन, बेटा यू कैन गिव अस योर फीडबैक। ठीक है, टीचिंग में इसमें स्टडी में आपको कोई इश्यू आ रहा हो यू कैन गिव अस योर फीडबैक ऑन द tutorial.com। चलें ठीक है बेटा, राइट, आई एम गोइंग टू साइन आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाफिज अब्दुल वहाब।